do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. सेकेंड ईयर फिजिक्स, फेडरल बोर्ड, चैप्टर 15 ग्रेविटेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये आंसर्स बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और इजी वर्डिंग में है। ये इतने इजी हैं कि अगर अगले कुछ मिनट आपने ध्यान से सुन लिया तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे, आपको तैयार हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये तमाम क्वेश्चंस आपके अभी अगले कुछ मिनट्स में 25 to 30 मिनट्स में ये क्वेश्चन तमाम आपको याद हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे अगर एक काम कर लिया। और वो काम क्या है? हर वर्ड, हर लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने अगर ध्यान से सुन लिया तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर क्वेश्चन 1 से। एक चीज और, आंसर की निस्बत क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं समझते यहाँ क्लास में, पेपर में उनको क्वेश्चन समझ नहीं आता। स्टूडेंट सर इशू क्या आता है? पेपर में उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, वहां आंसर तो नहीं होते क्वेश्चन पेपर में, तो इसी वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। तो आंसर की निस्बत क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे पेपर में भी उनको क्वेश्चन समझ आएगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम पेपर में जब वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता और टाइम गुजर जाता है पेपर का। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, Why can gravitation not account for the formation of molecules? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दो चीजों का नॉलेज हमें या इन दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। अब मॉलिक्यूल क्या है? दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। When two or more atoms get combined, they form molecule. समझ आ गया? मॉलिक्यूल मतलब कि मेरे पास दो एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इनमें जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो वो डिफरेंट केस है। सिंपल क्या है कि दो एटम्स जब मिलते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइन, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल बन गया जब मिल गए। अब मॉलिक्यूल की समझ आ गई। अब ग्रेविटेशन क्या है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां पर भी जिक्र है इसका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक डस्टर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये अर्थ को खींच रहा है। इसीलिए जब मैं, अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये अर्थ की तरफ मूव कर जाएगी क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है। इसी तरह अर्थ और मून, मून अर्थ को खींच रहा है और अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मींस ये डस्टर इस मार्कर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अर्थ इस डस्टर को अट्रैक्ट कर रही है, मार्कर को भी। तो लॉ क्या कहते हैं हमें? न्यूटन्स का लॉ जो ग्रेविटेशन का, ये ग्रेविटेशन क्या है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ये हर ऑब्जेक्ट में तो ये मार्कर और डस्टर भी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कि मैं फील क्यों नहीं हो रहा? ये जो फोर्स है ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मैं फील क्यों नहीं हो रही? ये तो मैं फील हो रही है। अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ये मैं छोड़ूंगा तो ये मैं फील हो रही है। लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहे, मैं फील नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा?
क्योंकि ये फोर्स, इन दोनों के दरमियान फोर्स बहुत वीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है। और वीक क्यों है? क्योंकि इनका मैस कम है। अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा, ये अर्थ की तरफ मूव कर जाता है। इनका मैस बहुत कम है तो उनके दरमियान फोर्स भी बहुत कम है। अब यही आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अच्छा, व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट, शामिल नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में, मॉलिक्यूल्स बनने में ग्रेविटेशन शामिल क्यों नहीं है, नॉट अकाउंट? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बनने में। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एटम करीब आते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एटम्स के दरमियान, ये तो बहुत वीक है। इसके और अर्थ के दरमियान तो स्ट्रांग है, या मूव कर जाता है। इन दोनों के दरमियान वीक है, इसीलिए ये इनको करीब नहीं ला सकता और मॉलिक्यूल नहीं बनता। यही आंसर है। इनके दरमियान फोर्स बहुत वीक है, ये लिखा हुआ है। एक्सट्रीमली वीक एट एटॉमिक लेवल, फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक। दो मार्कर के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान, एटम तो बहुत छोटे हैं ना, जो नजर भी नहीं आते नेकेड आई से, दो एटम्स के दरमियान फोर्स बहुत वीक है, इसलिए ये इनको करीब नहीं ला सकती ये फोर्स। और मॉलिक्यूल से जब करीब नहीं आएंगे तो मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे बहुत वीक है, अर्थ के लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, ये अर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं। और दो एटम्स के दरमियान कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इनको करीब लाती है और मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही टू द पॉइंट, सिंपल और कंप्लीट आंसर है ये। कोई टीचर नंबर काट नहीं सकता अगर वो फिजिक्स की फील्ड का है। ये कंप्लीट है, शॉर्ट भी है और टू द पॉइंट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उन क्वेश्चंस को पेपर में चेंज होके आते हैं, समझना बहुत जरूरी है। और जिसको समझ आ गए क्वेश्चन भी हो के पेपर में चेंजिंग हुई तो वो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई नॉट टू बुक्स ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली? अच्छा, डिस्पाइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू बुक्स, दो बुक्स एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही, एक दूसरे को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच रही? डिस्पाइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बावजूद। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही वाला, ये भी मैंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों भी दूसरे को फिर अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों जब अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रही? ये बुक्स अगर हम इसको किसी टेबल पे रख देते हैं, किसी डेस्क पे रख देते हैं, क्या ये डेस्क पे रख दे तो ये मूव क्यों नहीं करती? तो ये इसलिए मूव नहीं करती कि इनका मैस बहुत कम है, तो इनके दरमियान फोर्स बहुत वीक है। ये इसका आंसर है। अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है तो ये अर्थ हम छोड़ेंगे तो हर तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन अगर हम टेबल पे इनको रख के छोड़ दें तो एक दूसरी तरफ मूव नहीं करेंगी, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स बहुत वीक है, क्योंकि इनका मैस बहुत कम है। यही इसका आंसर है। डिस्पाइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका मतलब है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बावजूद, न्यूटन का लॉ मौजूद है तो ये मूव क्यों नहीं कर रही? इसीलिए कि इनका मैस कम है और फोर्स बहुत वीक है। ये लिखा हुआ है। दे डू अट्रैक्ट ग्रेविटेशनली, ये दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही हैं, बट द फोर्स इज टू स्मॉल, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, टू ऑब्जर्व, देखने के लिए, ड्यू टू देयर स्मॉल मैसेज, इनके स्मॉल मैसेज की वजह से। बहुत ही सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एन एप्पल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी while the earth doesn't move towards the apple? अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक एप्पल वो अपने ट्री से, दरख्त से हम जब गिराते हैं या वैसे भी गिरा दें तो वो अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर वो यहां पर रुका हुआ है तो अर्थ उसकी तरफ मूव करके क्यों नहीं आ रही? क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला या ये वाला एक ही, कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कहते हैं कि एप्पल मूव करता है लेकिन अर्थ उसकी तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे? ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर से पहले एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बात जिसको समझ आ गई उसको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा,
5, 6, 7 और 8। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जिस स्टूडेंट को समझ आ गई, अगले ये तमाम क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ होगी और तमाम क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और बहुत सिंपल है ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत काम आने वाली है। तो ये अब डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है जरा समझ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? अगर एक चीज हम बढ़ा रहे हैं दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज को इंक्रीज करने से अगर दूसरी भी इंक्रीज कर जाए, एक चीज को बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी एग्जांपल कैसे होगी? सिंपल है। किसी स्टूडेंट को मैं कुछ रुपीस दे रहा हूं, कुछ पैसे दे रहा हूं, मिल्क लेके आए, दूध लेने के लिए, तो मैं पैसे अगर बढ़ा दूं, ज्यादा कर दूं, तो मिल्क भी बढ़ जाएगा, दूध भी ज्यादा मिलेगा। अगर मैं पैसे कम कर दूं तो मिल्क भी कम मिलेगा। मीन्स कि अगर मैं रुपीस है और रुपीस और मिल्क, ठीक है, और एस रुपीस और एम से मिल्क, अगर मैं रुपीस इंक्रीज कर रहा हूं, ये मैं एरो लगा रहा हूं अपवर्ड, मतलब कि पैसे मैंने बढ़ा दिए, दूध ज्यादा मिलेगा या कम? दूध भी बढ़ जाएगा या कम मिलेगा? ज्यादा पैसे दें, बढ़ जाएगा। रुपीस मैंने इंक्रीज किए हैं तो मिल्क भी ज्यादा मिला है, बढ़ गया। अब ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, आर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मिल्क। रुपीस बढ़ाओगे मिल्क भी बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छा ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये अगले तमाम क्वेश्चन, ये बात जिसको समझ आ गई उसको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ध्यान से सुनना आपने। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसकी एग्जांपल कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई शख्स इस्लामाबाद से चकवाल तक मूव करता है गाड़ी में, उसको 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं जाने में, तो अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें तो 1.5 घंटा लग जाएगा। डबल कर दें स्पीड तो वो 1 घंटे में चकवाल पहुंच जाएगा। मतलब कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है। ये बात समझ आ रही है? मैं ध्यान लिख रहा हूं। अब हम रिलेट करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम स्पीड को रिलेट कर रहे हैं टाइम से। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें, मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं ये एरो लगा रहा हूं ऊपर, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा टाइम। गाड़ी की स्पीड तेज चलाएंगे तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, 2 के बजाय हम 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है। एरो नीचे मतलब कि टाइम कम लग रहा है। जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये हो गया इनवर्सली। इधर रुपीस बढ़ा रहे थे, इधर दोनों एरो ऊपर की तरफ है, इधर एक एरो ऊपर है एक नीचे है, मतलब कि स्पीड बढ़ा रहे हैं टाइम कम लग रहा है। यहाँ रुपीस बढ़ा रहे हैं तो दूध भी ज्यादा मिल रहा है, दूध भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, इनवर्सली को हम कैसे लिखते हैं? इनवर्सली को हम ऐसे लिखते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। एक ऊपर है और दूसरा नीचे हो तो ये इनवर्सली है, दोनों सामने हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लिखा हुआ है रुपीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलके, यहां लिखा हुआ है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास आ गया जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, ये लिखा हुआ है, अब ये चीज और ये चीज आपस में रिलेट कर रही है। कैसे? मैं आपको जरा ये भी समझा दूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये जरा देखिए मेरी तरफ, यहां पे हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू न्यूटन्स का लॉ, F इज इक्वल टू M में A, यहां M A से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये A अपनी जगह पर है, M A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आएगा तो M, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू F ओवर M, A इज इक्वल टू F ओवर M। अब एप्पल और अर्थ का आंसर यहां पर मौजूद है। अब कैसे, जरा ये ध्यान से समझना आपने।
एक्सेलरेशन का और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है, जिस तरह वेलोसिटी और टाइम का इनवर्स है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगेगा, वेलोसिटी और टाइम का इनवर्स है। इस तरह मास और एक्सेलरेशन का भी इनवर्स है, मास और फोर्स का और ए का डायरेक्ट है, लेकिन मास का और एक्सेलरेशन का इनवर्स है, मतलब कि मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एप्पल की निस्बत, सेब की निस्बत, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, मतलब कि अर्थ हमें मूव करती हुई फील्ड भी नहीं होगी इतना, मतलब क्योंकि मास बहुत ज्यादा है एप्पल की निस्बत अर्थ का, अर्थ बहुत बड़ी है एक सेब की निस्बत, एक एप्पल की निस्बत, और एप्पल का मास बहुत कम है, तो मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, तो एप्पल का मास कम हुआ, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, इसलिए हमें एप्पल मूव करता हुआ नजर आता है क्योंकि उसका मास कम है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन करना है, होप कि आपको समझ आ गया होगा इन चीज से। अब यही बात मैंने यहां पर वर्डिंग में लिखी हुई है, जरा देख ले कैसे। अब क्वेश्चन समझ आया था, क्वेश्चन में ये कह रहे थे, मैं समराइज कर रहा हूं इसको, कि जब एप्पल हमें अर्थ की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई नजर क्यों नहीं आती, ये क्वेश्चन में यहां कहा गया। क्योंकि न्यूटन लॉ क्या कहता है कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं पर दोनों को मूव करना चाहिए, तो इसका आंसर ये है अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, एक्सेलरेशन मतलब कि मूवमेंट बहुत कम होगी जो हमें फील भी नहीं होगी, 0 पॉइंट कुछ होगी ना होने के बराबर, और एप्पल का मास तो बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वो मूव करता हुआ नजर आता है। ये लिखा हुआ है बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, एप्पल और अर्थ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन विद इक्वल फोर्स, बट अर्थ मास इज वेरी लार्ज, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, सो इट्स एक्सेलरेशन इज निग्लिजिबल, मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इसका निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। वाइल द एप्पल फॉल्स विजिबली, और जबकि हमें एप्पल जब हमें विजिबली नजर आता है मूव करता हुआ, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव, एक्सप्लेन। कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है, डायरेक्शन में हो सकती है मैग्नीट्यूड में नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या, तो ये अर्थ है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये हमारे पास होगा कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस तरह, मतलब कि यहां से हर चीज को अर्थ खींच रही है, तो हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव, अर्थ से दूर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब कि डायरेक्शन की वजह से। यस, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन टूवर्ड्स द मास प्रोड्यूसिंग द फील्ड, टूवर्ड्स द मास, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि वो टूवर्ड्स द मास आ रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और पॉजिटिव होगा जब अवे फ्रॉम द मास होगा, फील्ड नॉट मैग्नीट्यूड, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट के और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो अर्थ भी प्लैनेट है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के किन फैक्टर्स के थ्रू हम भी डिटरमाइन कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला। अच्छा ये जी, ये बात याद रखने साहब, ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है, ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है 9.8 वाला, और ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जी है, तो इसका ये फार्मूला है। अच्छा ये चीज़ मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है कि ये 9.8 भी क्यों है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्यों है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्यों है, मैं लेक्चर का लिंक दे दूंगा, ये बहुत सिंपल और ईजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये लेक्चर में लाजमी इस चीज़ को सुन लेना, बहुत ही सिंपल है, मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है इसको। अच्छा
अब किन फैक्टर में डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? क्वेश्चन ये था कि ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये लिखा हुआ है मास पे डिपेंड करती है, और आर उसका डिस्टेंस है या रेडियस है, डिस्टेंस और मास पे डिपेंड करती है, यही लिखा हुआ है। फैक्टर्स ऑन विच ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर मास ऑफ प्लैनेट, दूसरा क्या है डिस्टेंस या रेडियस, डिस्टेंस मतलब आर ये वाला फ्रॉम सेंटर, तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बड़ा इजी है, और ये इसका फॉर्मूला है मैथमेटिकली, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इफ टू प्लैनेट्स हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई, दो प्लैनेट्स हैं जिनका मास सेम है लेकिन उनका रेडियस डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट रेडियाई, हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर, तो हम इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जिनका रेडियस डिफरेंट, एक मतलब रेडियस मतलब कि कम है छोटा है और एक रेडियस जरा बड़ा है, तो सेम यही फॉर्मूला। आर जोन से है ना, ये नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, ये जरा समझ लें आप लोग, कोई भी प्लेनेट है ना, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, तो अर्थ का हमारे पास जो सा होगा, अर्थ का हमारे पास होगा यहां सेंटर से यहां तक, ये होगा इसका रेडियस, ये वाला, ये स्मॉल आर क्या है, अगर कोई पॉइंट अर्थ से बाहर यहां पर है कहीं इस जगह पर, तो अर्थ के सेंटर से जो यहां तक टोटल डिस्टेंस होगा वो हम होगा हमारे पास होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर सेंटर से यहां तक टोटल डिस्टेंस, इसमें यहां तक कैपिटल आर है, यहां से यहां तक एच है, तो आर प्लस एच बनता है स्मॉल आर। अच्छा, तो यहां रेडियस की बात हो रही है तो हमने कैपिटल आर लिखा है ये वाला, यहां पर डिस्टेंस था कोई भी हो सकता तो हमने स्मॉल आर लिखा, सेम फॉर्मूला जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब कह रही है कि डिफरेंट रेडियस है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इन दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का और रेडियस का, ये लिखा हुआ है, रेडियस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, रेडियस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है सेम मास के साथ, हैव दी सेम मास, मास सेम है, जी तो है ही कांस्टेंट, उसको तो नहीं छोड़ देना है, तो एम भी कांस्टेंट हो गया सेम है, तो आर को कंपेयर करना है। अब इनका इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन में एक वैल्यू इधर होती है एक इधर, तो इन्वर्स में अगर एक बढ़े तो दूसरी कम हो जाती है, तो जिसका रेडियस बढ़ेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यही आंसर है, यही लिखा हुआ है। The one with the smaller radius will have stronger gravitational field strength, इसका रेडियस स्मॉल है, स्मॉलर उसकी होगी स्ट्रॉन्गर, उसकी ज्यादा स्ट्रांग, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा मतलब रिवर्स रिलेशन है, यहां से हमें पता चल गया, बोथ हैव सेम मास, ये क्वेश्चन में बताया हुआ सेम मास, और इस फॉर्मूले से हमने बता दिया द वन विद स्मॉलर रेडियस विल हैव स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये यहाँ पे लिख लें बिकॉज के इनका आपस में इन्वर्स के रिलेशन आ रहा है, ये आगे लिख भी दें, ठीक है ना, लिखे तभी यहाँ हो गया, होप के समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटीज, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट्स है, अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो सैटेलाइट्स क्या होंगे, सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द, यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा फॉर एग्जांपल ये अर्थ के गिर्द इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, और कोई और सैटेलाइट है वो भी अगले रेडियस में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों इस सैटेलाइट का ये डिस्टेंस बन रहा है और अगले का इसका ये वाला रेडियस है R1 और इसका R, यहाँ पे लिख देता हूँ ये R2, R2 जरा हायर पे है और R1 लोअर पे है। अच्छा, एक ही सैटेलाइट है, कह रहे हैं कि वो लोअर ऑर्बिट में उसकी स्पीड ज्यादा क्यों होती है, क्वेश्चन ये है, और हायर में कम क्यों होती है, क्वेश्चन है, ये मैं रिपीट कर, व्हाई, क्यों सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटीज, हायर ऑर्बिट में लोअर वेलोसिटी क्यों है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों है, तो इसका आंसर भी अगेन ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये v हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये इसका फॉर्मूला है जी एम ओवर आर,
स्क्वायर रूट gm/r। तो हमने इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को रेडियस से कंपेयर करना है। अगेन ऑर्बिटल वेलोसिटी और रेडियस का आपस में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ये इस तरह ये सामने सामने होता है डायरेक्ट, एक ऊपर और एक नीचे होता है इनवर्स, तो इनका इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स में एक बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है, तो अगेन रेडियस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, इसीलिए हायर में रेडियस बढ़ गया, इधर रेडियस कम है, लो ये लोअर है ऑर्बिट है और ये हायर में, लोअर में रेडियस कम है तो रेडियस कम होगा तो ये बढ़ जाएगी क्योंकि इनवर्स है, और हायर में रेडियस बढ़ गया, यहाँ कम कम रेडियस था यहाँ पे ज्यादा है, रेडियस बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और यही आंसर यही पूछ रहे थे क्वेश्चन में, मैं समराइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहे थे हायर में कम क्यों होती है, इस फॉर्मूले की वजह से कम होती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में रेडियस और ऑर्बिटल वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन आ रहा है, और यही बात मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई है, देख लें। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी हैज इनवर्स रिलेशन विद रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी v और रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन विद रेडियस। सो इन हायर ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी वजह से हायर ऑर्बिट में लोअर होती है, इस रिलेशन की वजह से इनवर्स को। यस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो चीजें ये हर क्वेश्चन में यूज हो रही है यहाँ पे, तो ये बहुत सिंपल है। होप अगर ये समझ आ गई तो ये सब समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द मास ऑफ अर्थ अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ डज द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे इफेक्ट करता है किसी ऑर्बिट पे रहने के लिए। अगेन ये वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट gm/r, v इज इक्वल टू अंडर रूट gm/r, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वहां यहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही थी तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहां में पूछ रहे हैं क्या, मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी, मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है इनवर्स आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ये आमने सामने, ये डायरेक्ट होता है आमने सामने, इनवर्स एक ऊपर और एक इस तरह नीचे होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। डायरेक्ट में जब एक चीज बढ़ती है एरो ऊपर है ना, दूसरी भी बढ़ती है एरो ऊपर है, इनवर्स में एक बढ़ती है एरो ऊपर है, दूसरी कम होती है इसका एरो नीचे, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। मतलब कि मास बढ़ेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी उसकी बढ़ानी पड़ेगी अगर उस ऑर्बिट में उसने रहना है। तो यही आंसर है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन को दोबारा, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द मास ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्ट रिलेशन विद द मास ऑफ अर्थ, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पे इनवर्स था, ऑर्बिटल वेलोसिटी हैज इनवर्स रिलेशन विद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशन, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन, वेलोसिटी के मास का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मास का पूछा है, यहाँ पे रेडियस का पूछा हुआ था, हायर ऑर्बिट्स का, हायर ऑर्बिट में हायर रेडियस होता है। अच्छा, सो मोर मैसिव अर्थ, मोर मैसिव अर्थ मतलब अर्थ का मास अगर ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, डायरेक्ट है। रिक्वायर्स अ सैटेलाइट टू मूव फास्टर टू स्टे इन ऑर्बिट, वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब कि फास्ट मूव करेगा, मूव फास्टर, मैसिव के लिए मूव फास्टर मतलब कि ज्यादा तेज मूव करना पड़ेगा, टू स्टे इन द ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में रहने के लिए, ये फॉर्मूले से हमें पता चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, is it possible for an object's gravitational potential energy to become negative? If so, what does this mean for the object's motion? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा समझने के लिए यहाँ देखें जरा, हमारे पास एक लाइन पे अगर सेंटर पे हम यहाँ 0 लेते हैं तो इसके राइट साइड पे हमारे पास हो गया +1 +2 +3, और इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास होगा -1 -2 और फिर -3, मतलब 0 के इस साइड हम राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव। अब सेम
इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ से दूर इंफिनिटी पे अगर हम मूव करते हैं एट इन्फिनिट डिस्टेंस, इन्फिनिटी कैसे कहते हैं, आउट ऑफ रेंज, बहुत दूर। अभी अर्थ है ना, अर्थ के हम रेंज से बाहर चले जाते हैं जहां से चीज वापस ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट हमारे पास है ये वाला, हम अर्थ से दूर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आ गए, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये इन्फिनिटी मतलब कि आउट ऑफ रेंज, अर्थ की रेंज से बाहर चला गया, अब ये वापस अर्थ इसको यहाँ पर नहीं ला सकती, इसकी अर्थ की यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होगी। हम इन्फिनिटी पे हम इसकी फोर्स को क्या ले लेते हैं, जीरो। तो इससे हम अगर अर्थ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -10, और इसके अगर हम दूर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा +10। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, नेगेटिव, मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हम इन्फिनिटी पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो अर्थ की तरफ आएंगे तो इन्फिनिटी पे हम जीरो ले रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो हम अर्थ की तरफ आएंगे तो नेगेटिव, दूर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो हम जब नेगेटिव पे आ रहे हैं तो मतलब कि हम अर्थ की रेंज के अंदर आ गए, अब अर्थ इसको वापस खींच सकती है। अगर पॉजिटिव पे जाएंगे तो हम वापस नहीं आ सकते। तो क्या नेगेटिव हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम नेगेटिव, कह रहे हैं कि यह पॉसिबल है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो। यस, ये नेगेटिव -10 ग्रेविटेशन, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -10 है, नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा, यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एट इन्फिनिट डिस्टेंस यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट इन्फिनिट डिस्टेंस, ये इन्फिनिट डिस्टेंस है जहां पे हम रेंज से बाहर चले जाए इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या है, जीरो। यहां पे अगर जीरो होगी, यहां से अर्थ इसको वापस नहीं खींच सकती। तो एट इन्फिनिट डिस्टेंस u इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u, वो क्या है, जीरो इन्फिनिट डिस्टेंस पे। एज एन ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से अब यहां पर आ गया, क्लोज आ गया अर्थ के, कम्स क्लोजर, u बिकम्स नेगेटिव। तो यहां जीरो थी, यहां ये -10 है, -10 है, नेगेटिव होगी। जब ये क्लोज आएगा तो नेगेटिव, और जब ये जीरो से अर्थ से दूर जा रहा है तो ये +10 पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, तो क्लोज आ रहा है तो नेगेटिव। यू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कम्स क्लोजर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इफ सो, अगर नेगेटिव है, व्हाट डज दिस मीन, ये लिखा हुआ है दिस मीन, इसका मतलब है दिस मीन द ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पर अभी ये बाउंड हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहां ये आजाद था, कहीं भी जा सकता था, स्पेस में मूव कर सकता फ्रीली। तो यहां पे ये क्या हो गया, बाउंड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। और सेकंड, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव इट टू इन्फिनिटी, तो यहां से इसको इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए इसको एनर्जी मस्ट बी सप्लाई, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव इट टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास बहुत सिंपल है, इसको यहां से इरेज कर। अच्छा, हाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of 2 point masses is related to the concept of gravitational potential। यहां पर बहुत सिंपल है, ये दो चीजें पूछ रहे हैं, एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये दो डिफरेंट है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दो डिफरेंट चीजें कैसे, ये देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एज, पोटेंशियल एनर्जी को U से और पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसे रिलेट करते हैं, U इज इक्वल टू mv। U क्या, पोटेंशियल एनर्जी U है,
और वी क्या है, पोटेंशियल, साथ एनर्जी नहीं है, तो वी क्या है, तो ये इस तरह रिलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया हुआ है, अब वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वी के साथ, तो हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या बना है, यू क्या है, यू हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू वी, वी क्या पोटेंशियल इज इक्वल टू वी, यही आंसर है इसका, ये लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू या इज कॉल्ड पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, ये लिखा हुआ है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, ये वाला ग्रेविटेशनल मतलब पोटेंशियल वी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसी को मैंने वर्डिंग में लिख दिया यहाँ पे। और यही पूछा गया था कि इसका और आपस में क्या रिलेशन है, तो इसका ये लिख दिया कि ये एनर्जी पर यूनिट मास के इक्वल है, ये रिलेशन है इनका, ये वाला या ये वाला। अब ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी, ये पर यूनिट मास है, इसको एनर्जी पर यूनिट मास है, इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यू हमारे पास क्या, टोटल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज दी टोटल एनर्जी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, यू हमारे पास टोटल एनर्जी है, और वी हमारे पास एनर्जी पर यूनिट मास है। ये मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, हमसे यू अगर सिंपल बताऊँ ना, एक यू है और एक वी है, यू और वी में रिलेशन पूछा गया है, यू और वी में ये रिलेशन है। अब यू क्या है, यू टोटल एनर्जी है और वी एनर्जी पर यूनिट मास है। और इसके बाद एक चीज और आपने याद रखनी, अब जो V है पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, ये हमारे पास फील्ड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी अभी अर्थ की जो फील्ड यहाँ तक है ना, तो इसकी फील्ड में यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट मास कितना है, यहाँ पर कितना है, तो इसमें फील्ड में ये तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, V इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड वाइल U डिपेंड्स ऑन बोथ मैसेज, और U जो है वो टोटल एनर्जी वो मैसेज पे डिपेंड करती है कि एक मैस इधर है एक मैस इधर है, तो दोनों के दरमियान कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैसेज की प्रॉपर्टी है।